गुड इवनिंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज गुड एंड वेल एंड सब कुछ ठीक ठाक होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मैं विचार करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था, हम लोगों ने सिंबोलिज्म पढ़ा था, ठीक है। एंड आफ्टर सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म नहीं, नेचुरलिज्म पढ़ा था। और आज की क्लास में टारगेट है दो टॉपिक्स को खत्म करने का, सिंबोलिज्म एंड इमेजिज्म, ठीक है। दो टॉपिक्स लेकर के आए हैं, एक है सिंबोलिज्म, दूसरा है इमेजिज्म। सिंबोलिज्म भी एक तरीके से मूवमेंट है या वे ऑफ राइटिंग है, दोनों कह सकते हैं, लिटरेरी डिवाइस भी कह सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसको हम लोग एक किसी का मैसेज आया था, वही मैं खोजने की कोशिश में हूँ। अच्छा हाँ, किसी ने पूछा था कि रेनासा के बाद नहीं पढ़ाए हैं लिटरेरी मूवमेंट में। नहीं, रेनासा के बाद आगे नहीं पढ़ाए हैं। रेनासा के बाद यूनिट 4 चल रहा है, अब इसके बाद वापस से लौटेंगे, तब फिर से वहां से कंटिन्यू करें। रेनासा एंड रिफॉर्मेशन दो डिस्कशन हुए हैं, रेनासा रिफॉर्मेशन के बाद आगे का कंटिन्यूएशन हम लोग जारी रखेंगे, ठीक है। ये एक मैसेज करके किसी ने पूछा था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का जो डिस्कशन है वो होगा सिंबोलिज्म पर, एंड देयर आफ्टर विल मूव टू सिंबोलिज्म के बाद इमेजिज्म, ठीक है। ये ठीक, बढ़ते हैं सिंबोलिज्म पर और इमेजिज्म पर, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड सिंबोलिज्म वी मस्ट नो व्हाट सिंबल इज, ठीक है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग सिंबोलिज्म वी शुड नो व्हाट सिंबल इज। एक्चुअली में सिंबल क्या होता है, इस बात की समझ हम लोगों को होनी चाहिए, तभी हम लोग इस बात को समझ सकेंगे कि सिंबोलिज्म क्या है, व्हाट इज सिंबोलिज्म। इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, सिंबल्स, ठीक है। तो सिंबल्स अगर हम समझ जाएंगे, तब जो है हम लोग सिंबोलिज्म भी जरूर समझ लेंगे। सिंबोलिज्म कहाँ से आया, वर्ड सिंबल, ठीक है। सिंबल से हम लोग इसको लेंगे। व्हाट इज दिस टर्म सिंबोलिज्म इज एसोसिएटेड टू सिंबल। सिंबल क्या है, एक प्रतीक है। और सिंबोलिज्म को आप अगर हिंदी में कहें तो प्रतीकवाद मीन्स कि द मूवमेंट, द थॉट प्रोसेस that suggests that एक मिनट, हाँ, that suggests about the use of symbols, यानी कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस, एक ऐसी विचारधारा जो इस बात को कहती है कि विचारों को, बातों को कहने का जो तरीका है वो सिंबल के माध्यम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब ये एक मूवमेंट के रूप में बिगिन हुआ तभी से सिंबल्स का यूज किया जा रहा है, उसके पहले से भी सिंबल्स का यूज है और उसके बाद भी सिंबल्स का यूज है। ये बहुत शॉर्ट टर्म का मूवमेंट था, ठीक है, बहुत लंबे समय तक नहीं चला था, शॉर्ट टर्म का मूवमेंट था। अर्ली 20th सेंचुरी, सॉरी लेटर 19th सेंचुरी एंड अर्लियर 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट जो है डेवलप हुआ था। और इसका भी जो ओरिजिन कंट्री है, द ओरिजिन कंट्री इज फ्रांस, ठीक है। सिंबोलिज्म में कहां पर ओरिजिन हुआ, इट वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस, ये भी फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिंबल्स का यूज इसी मूवमेंट की वजह से हो रहा है। सिंबल्स का यूज हम लोग डेली बातचीत में करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल we have some symbols in our ordinary use. For example, we have this shape, heart shape, ठीक ना। और जैसे आपने देखा होगा जनरली इसको हम लोग वैलेंटाइन हार्ट कहते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ लव, ठीक है। मेडिकल में हार्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बट दिस इज द सिंबल ऑफ हार्ट। वी यूज इट, वी अंडरस्टैंड इट, ठीक है, बट दिस इज अ सिंबल, नॉट द रियलिटी, ठीक है। इसको एक्चुअली इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल वी यूज इट एज सिंबल, ठीक है। दूसरी चीज,
आपने देखा होगा रेड रोज, रेड रोज इज जस्ट सिंबल ऑफ लव, ठीक है। पिंक कलर इज सिंबल ऑफ फेमिनिटी, ठीक है। ग्रीन कलर इज सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है। ये सारे जो सिंबल्स होते हैं, एक मिनट जरा घर से फोन है, इसको हमें टेकअप करना चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, मैं अवॉइड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब लोगों को ये बात पता हो कि मेरे क्लास का टाइम ये है और फिर भी उस टाइम पर अगर फोन आता है तो मतलब समथिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उस टाइम पर मैं क्लास को अवॉइड करके थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम ब्रेक करके हमको कॉल रिसीव करनी पड़ती। घर के फोन में कभी कभी अवॉइड नहीं कर पाता, और कभी कभी जैसे आप लोगों के कॉल अवॉइड नहीं कर पाता, ठीक है। तो बाय बाय। तो सिंपल थिंग कि हम लोग बात करें सिंबल, सिंबल्स क्या होते हैं कि भाई सिंबल्स कुछ भी हो सकता है। जैसे दो एग्जांपल हमने दिए जो ऑर्डिनरी यूज में है, ठीक है। बट सिंबोलिज्म में ऐसा क्या स्पेशल हुआ, जब सिंबल्स का यूज ऑलरेडी हो रहा था, लिटरेचर में हो रहा था, जनरल यूज में हो रहा था, देन व्हाट वाज स्पेशल इन सिंबोलिज्म, ठीक है। तो सिंबोलिज्म में जो स्पेशल था वो था use of private symbols, means expression by use of private symbols, means private symbols क्या होते हैं, private symbols are special symbols created by the writer in particular work or in a series of work, and that symbols can be understood only uh, with the context, ठीक है। मीन्स प्राइवेट सिंबल्स आर कंटेक्सुअल सिंबल्स, ठीक है। कंटेक्सुअल सिंबल्स जो होते हैं वही क्या होते हैं, प्राइवेट सिंबल्स होते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्क में कोई सिंबल यूज कर रहे, जैसे एक नॉवेल आपने पढ़ा टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। एंड टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज अ नॉवेल, एंड हियर the mockingbird is used as symbol for black people in general and Tom Robinson in particular, ठीक है। तो वहां पर दो के लिए इसको यूज किया गया है। तो बट वी कैन अंडरस्टैंड दिस सिंबॉलिक रेफरेंस ओनली बाय द कंटेक्स्ट, ठीक है। इन जनरल मॉकिंग बर्ड है वो ब्लैक पीपल को, ब्लैक कम्युनिटी को या टॉम रॉबिन्सन को इन जनरल वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कहाँ कर रहा है, प्राइवेट सिंबल है। उस कंटेक्स्ट में जब वो आया तो वहां पर हमने उसको समझा कि दिस बर्ड इज as innocent as Tom Robinson or as innocent as black community. That's why this is the symbol for it. ठीक है। तो ये एक तरीके का सिंबोलिज्म हुआ, बात क्लियर। तो प्राइवेट सिंबल्स का यूज बढ़ गया और उसकी ओरिजिन कहां पर हुई, origin was in France, and actual beginning was with a collection titled फ्लेवर्स डू माल। मैं लिख देता हूं इसको, मैं इस कलेक्शन का नाम, एक कलेक्शन था, नाम था इसका फ्लेवर्स डू माल, ठीक है। ये एक कलेक्शन का नाम है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1857। कब हुआ, 1857 में इसका पहला पब्लिकेशन हुआ था। और दिस इज कलेक्शन बाय फ्रेंच राइटर, नाम है इनका चार्ल्स बॉडेलियर, चार्ल्स
ठीक है, चार्ल्स बाडेलियर। इनका 1957 का जो कलेक्शन है, विद दिस कलेक्शन दिस सिंबोलिज्म वाज थॉट टू बी बिगन। ठीक है, दिस वाज स्टार्टेड इन लेट 19th century in France, and that is the beginning with 1857 collection, फ्लूस डू माल बाय चार्ल्स बॉडलेयर। इसके अलावा एक वर्क और इम्पोर्टेंट वर्क है, दैट इज 1899। 1899 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। ठीक है, एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1899। टाइटल था इसका द सिंबॉलिस्ट मूवमेंट। द सिंबॉलिस्ट मूवमेंट। इस वर्क का नाम था द सिंबॉलिस्ट मूवमेंट। 1899 में पब्लिश हुआ था बाय, ऑथर का नाम था आर्थर सिमंस। आर्थर सिमन, ठीक है, आर्थर सिमंस। ठीक, ये जो है राइटर है आर्थर सिमंस। ठीक है, तो इस कलेक्शन के बाद इसका जो नेचुरलिज्म का प्रॉपर जिक्र किया, डिस्क्रिप्शन किया, वो आर्थर सिमंस ने किया इन हिज वर्क सिंबॉलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, द सिंबॉलिस्ट मूवमेंट, सॉरी आगे एक वर्ड और, सॉरी सॉरी पूरा नहीं, सिंबॉलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। ठीक है, ये पूरा नाम है वर्क का, द सिंबॉलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। ये वर्क था आर्थर सिमन का, उसमें इन्होंने इसका प्रॉपर डिस्कशन किया। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करें इंग्लिश राइटर्स में, तो इंग्लिश राइटर्स में अगर पोएट्स की बात करें, देन डब्ल्यू बी ईट्स। इनके सिंबल्स में टावर सिंबल, ठीक है, सिंबल्स में टावर सिंबल बहुत फेमस है इनका। ठीक है, और पोएम्स में आप देखेंगे और एक टाटर्ड कोट ऑन अपॉन ए स्टिक, ये लाइन है इनकी सेलिंग बाइजेंटियम में, टाटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक। ठीक है, ये इनका बहुत फेमस सिंबल्स है, सिंबॉलिक लाइंस हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी जो पोएम्स हैं, इनकी पोएम्स आप पढ़े भी हैं, तो ये वन ऑफ सिंबॉलिक राइटर्स हैं, सिंबॉलिक पोएट्स हैं। इसके बाद एजरा पाउंड। एक बात ध्यान रखिएगा, एजरा पाउंड का जो संबंध है वो इमेजिज्म से भी है और सिंबॉलिज्म से भी है। ठीक ना, एजरा पाउंड। ठीक, एजरा पाउंड। अगला नाम अगर बात करें, एजरा पाउंड के बाद डायलन थॉमस। डायलन थॉमस, ठीक है, डायलन थॉमस नाम नहीं सुना होगा, मॉडर्न राइटर है, 20th सेंचुरी के फेमस राइटर है। हार्ट ट्रेन, हार्ट ट्रेन, ठीक है, हार्ट ट्रेन के बाद ई कमिंग। अच्छा सॉरी, ई कमिंग में ध्यान रखिएगा, इनके नाम का हर लेटर जो है स्मॉल ही लिखा जाता है, ई कमिंग। ठीक है, ई कमिंग इनका नाम है, और ये खुद जो है अपने लेटर्स को स्मॉल ही लिखते हैं, कैपिटल नहीं लिखते थे, इसलिए इनके नाम में सारे लेटर्स स्मॉल ही लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और नाम है वॉलेस स्टीवेंसन। वॉलेस स्टीवेंसन, ठीक है, वॉलेस स्टीवेंसन। जेम्स जॉयस, ठीक है, ये सारे जो राइटर हैं ये इंग्लिश राइटर्स हैं, और ब्रिटिश राइटर्स उनको कह सकते हैं, जो कि सिंबॉलिस्ट राइटर्स हैं और सिंबल्स का यूज करते हैं। तो सिंबल्स का यूज मीन्स की प्रेजेंटिंग थिंग्स इन अ सिंबॉलिक वे, कुछ सिंबल्स के माध्यम से जो चीजें हैं उनको प्रेजेंट कहना करना, उनको कहना इज सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, इज सिंबोलिज्म मीन्स द मूवमेंट, the
thought process that suggest a writing are expression of things, presenting things through symbols that promote the use of symbols. ठीक है, symbols क्या होते हैं? Symbols are some elements, some things, some persons, ठीक है, animate or inanimate that represents things due to some similarity. ठीक है, किसी सिमिलरिटी के कारण, किसी अन्य कारण से जब वो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अभी आपको आगे आएगा एलिगरी। एलिगरी भी एक तरीके का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ही है, बट एलिगरी और सिंबल्स दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। जब एलिगरी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सिंबोलिज्म क्या है? Symbolism is a movement that reflects or that presents the use of symbols। ठीक है, और यहाँ पर सिंबल्स कौन कौन से राइटर हैं? जैसे हमने 3-4 के नाम लिए। ठीक है, W.B. Yeats, अच्छा एक T.S. Eliot का भी नाम नहीं, T.S. Eliot इमेजिज्म में भी यहाँ सिंबोलिज्म में बहुत T.S. Eliot को नहीं ले सकते। ठीक है, तो W.B. Yeats बहुत फेमस सिंबल है इनका, टावर सिंबल, टाटर कोट अपॉन ए स्टिक। ये है इनकी पोएम्स में। अगर आप लिखना चाहेंगे देन कई सारी पोएम्स हैं, बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम, सेकंड कमिंग। ठीक है, सेकंड कमिंग आपने पढ़ी भी है, और सेकंड कमिंग में भी देखिए बहुत सारे सिंबल्स का यूज हुआ है। सेकंड कमिंग इज इटसेल्फ अ सिंबल, एंड स्पिरिटस मंडाई, second coming, that image of the reincarnation of Christ। ये सारी जो इमेजेस हैं, ये सारी जो चीजें हैं, appears as symbol, सिंबल के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, और इसको क्या कहते हैं? सिंबोलिज्म। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चर्चा हम लोग करेंगे इमेजिज्म की। नेक्स्ट जो है इमेजिज्म। इमेजिज्म, द वर्ड इमेजिज्म कम्स फ्रॉम इमेज। किस वर्ड से आता है? इमेज से आता है। एंड इमेज इटसेल्फ सजेस्ट दैट some picture means picturous writing, a writing that create picture in the mind of the reader। ठीक है, पिक्चर क्रिएटिंग राइटिंग मीन्स राइटिंग इन पिक्चरस वे। एक्चुअली में इमेजिज्म जो है वो एक जो उससे ठीक पहले की राइटिंग थी, वे ऑफ राइटिंग, चाहे उसको आप सिंबोलिज्म कहें, सॉरी सिंबोलिज्म से तो आगे की चीज है, तो इसको चाहे आप नेचुरलिज्म कहें, इसे आप जो है रोमांटिसिज्म कहें या विक्टोरियनिज्म कहें, ये जो सारे मूवमेंट्स थे उनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। एक्चुअली इसके पहले के जो मूवमेंट्स में, इसके पहले की जो चीजें थी, उसमें जो वे ऑफ राइटिंग थी, दैट वे ऑफ राइटिंग appears in a way that they elaborate things, lot of elaboration with the use of several figurative writings, figurative language, exaggerative writing, or circumlocution, exaggeration। तो इन सब चीजों का यूज करके किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है, बट इमेजिज्म सजेस्ट दैट just write to the point and create an image in the mind of the reader। तो यहां पर बहुत कंसाइज राइटिंग, संक्षिप्त राइटिंग की बात की गई कि इमेजिज्म जो है वो बहुत कंसाइज टू द पॉइंट राइटिंग, नॉट राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग। ठीक है, पोइट्री में या लिटरेचर में किसी भी बात को क्या करते थे? पहले पहले बहुत घुमा फिरा करके बात फिरा करके बात को कहने में बहुत उनको आर्ट फील होता था। बट इन इमेजिज्म दे सजेस्ट दैट जस्ट से टू द पॉइंट, जस्ट यूज द वर्ड्स दैट आर एग्जैक्ट, means the use of selected and exact words, use of limited words, or we can say that as less words can be used
ठीक है, जितने कम से कम शब्दों में बात को कही जा सके उतने कम से कम शब्दों में बात को सीधे तौर पर कहना है। दैट्स व्हाई इमेजिस्ट राइटिंग, इमेजिस्ट पोएट्री वाज वेरी शॉर्ट इन लेंथ, ठीक है, साइज में, लंबाई में ये बहुत छोटी हो, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन टाइम अगर हम लोग देखें तो इट बिगिन समटाइम्स इन 1912। कब इसकी बिगिनिंग होती है? इट वाज बिगन समटाइम्स इन 1912, 1912 में इसकी बिगिनिंग होती है एंड इट एंड्स बाय 1917, वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। As movement, Imagism began in 1912 and ends in 1917. 1917 में इसकी एंडिंग होती है और 1912 में इसकी बिगिनिंग होती है, ठीक है। एक्चुअली देयर वाज अ पोएट नेम्ड टी.ई. ह्यूम। क्या नाम था उनका? टी.ई. ह्यूम, ठीक है, टी.ई. ह्यूम। इनकी दो पोएम्स बड़ी फेमस हैं। एक का नाम है ऑटम, दूसरे का नाम है अ सिटी सनसेट, सिटी सनसेट, ठीक है। अ सिटी सनसेट बोथ वर पब्लिश्ड इन 1909, 1909 में दोनों का पब्लिकेशन हुआ था। एंड व्हेन एजरा पाउंड केम टू रीड, एजरा पाउंड ने इन दोनों पोएम्स को पढ़ा एंड गॉट इन्फ्लुएंस विद दिस वे ऑफ राइटिंग and he adopted this idea of such kind of poetry, and in the year 1912 along with Hilda Doolittle, एक दूसरे राइटर है, सॉरी लेडी है, हिल्डा डूलिटिल, हिल्डा, ठीक है, हिल्डा डूलिटिल के साथ इन्होंने एक कलेक्शन जो है was coined by Ezra Pound in 1912 while he was publishing a complete works of T.E. Hume, ठीक है। जब वो टी ह्यूम के वर्क्स का एक कंप्लीट कलेक्शन पब्लिश कर रहे थे तो उस समय उन्होंने इस वर्ड का यूज किया एंड देयर आफ्टर इन 1940 he published an anthology titled Des Imagist, नाम यहीं पर मैं लिखता हूं, Des Imagist, दिस इज एन एंथोलॉजी ऑफ सेवरल पोएट्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी उन्होंने पोएम्स लिखी एंड इन दिस पोएम, sorry, in this anthology and its preface, sorry, in this preface, Mr. Ezra Pound founded or lays the foundation of imagism, and he tells about the rules about imagism, and the rules of imagism or this imagism movement suggests for writing a way of writing that suggests a concise way, मीन्स कि ऐसी राइटिंग स्टाइल जिसमें बहुत लिमिटेड वर्ड्स का यूज किया गया, दैट दिस इमेजिज्म रिजेक्ट्स such kind of writing that tells exaggeration, that creates circumlocution or roundabout way of speaking, means the imagism suggests that poet or writer should write to the point, ठीक है। कोई भी पोएट या राइटर कैसा लिखना चाहिए? टू द पॉइंट लिखना चाहिए। बट बाद में आगे चल करके इस
मूवमेंट को बहुत सर्वाइवल नहीं मिला। रीजन क्या था कि जो इनका ग्रुप था इमेजिस्ट राइटर्स का, वो एक तरीके से बिखरता गया, एंड फाइनली इन 1917 इमेजिज्म एज मूवमेंट एंड्स। ठीक है, एंड दिस इमेजिस्ट मूवमेंट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद जापानीज हाइकू। ठीक है, ये जापानीज हाइकू से काफी इन्फ्लुएंस था। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से राइटर्स हैं, तो वी कैन से दैट राइटर्स एजरा पाउंड। ठीक है, मैं लिखूं इनको तो बेहतर बेहतर है। अगर इमेजेस राइटर्स के ग्रुप की बात की जाए तो कौन कौन से थे, और साथ में उनके एक आध वर्क्स का भी जिक्र कर लें हम लोग, जैसे एजरा पाउंड। एजरा पाउंड, ठीक है, एजरा पाउंड, इनका फेमस वर्क है जिसको हम लोग इमेजेस वर्क में द रिटर्न, वो जो ऊपर बताया वो तो याद ही रखना है, द रिटर्न। ठीक है, द रिटर्न। दूसरा लिखिएगा हिल्डा डुलिटिल। हिल्डा डुलिटिल। हिल्डा डुलिटिल को एच डी भी कहा जाता है। ठीक है, एच डी। ठीक है, इनका एक वर्क है हेलन। ठीक है, हेलन। एनी लॉवेल। एमी लॉवेल। उनका एक वर्क लिखिएगा अ लेडी। अ लेडी। आप लोगों में से कोई कॉल नहीं कर रहा है? दो बार कॉल आ चुकी। एवरीथिंग इज फाइन, यस। ठीक है, एनी लॉवेल का वर्क याद रखिएगा, अ लेडी। एंड विलियम कार्लोस विलियम्स। विलियम कार्लोस विलियम्स। इनका एक वर्क लिखिएगा, लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ आइस इकारस। लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकारस। ठीक है, लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकारस। ये फॉल का एफ जो है कैपिटल हो गया। ठीक है, फॉल ऑफ इकारस, ये इनका पोएम है। एंड नेक्स्ट जेम्स जॉयस। ठीक है, जेम्स जॉयस, इनका वर्क लिखिएगा, आई हियर एन आर्मी चार्जिंग अपॉन द लैंड। चार्जिंग अपॉन द लैंड, ये यहीं पर मैं नीचे लिखता हूं। ठीक है, अपॉन द लैंड। एक मैं यहीं पर कॉर्नर में अगर लिखूं तो लिख सकता हूं, ये यहीं पर एक बहुत ही फेमस वर्क आप जरूर याद रखिएगा, किसका है? एजरा पाउंड का है। एजरा पाउंड का ही ये एक वर्क याद रखिएगा, इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो। इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो। ठीक है, ये सारी जो है इमेजिस्ट पोएम्स हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें लगभग हम लोगों ने कर ली हैं इमेजिज्म के विषय में। और इमेजिज्म और दोनों क्या हमने क्या क्या डिस्कस किया, इमेजिज्म एंड सिंबोलिज्म।
फिर से इन पर हम एक बार रिवाइज करते हैं। तब तक अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप तब तक पूछिएगा। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करता हूं कि क्या मैंने आपको समझाया है। ये कौन है यार, कई बार करूंगा। एक सेकंड का समय लगेगा भाई, देख ले, तीसरी बार कॉल है। माइक रिवाइज कर देता हूँ क्या मैंने समझाया, और देयर आफ्टर आपके मन में अगर कहीं से कोई सवाल है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, तब हम लोग आज के सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म कम्स विद द वर्ड सिंबल। ठीक है, एंड ओरिजिनेट्स इन फ्रांस। फ्रांस में इसका ओरिजिन है, एंड इट वाज बिगन विद द कलेक्शन Fleurs de Mal, that is published in 1857 by Charles Baudelaire, and thereafter there another work that is published in 1899 by Arthur Simmons titled The Symbolist Movement in Literature. ठीक है, तो सिंबॉलिस्ट मूवमेंट क्या कहता है? सिंबॉलिस्ट मूवमेंट सजेस्ट करता है कि the way of expression is actually use of symbols, and symbolist writers are the writers of symbolist movement focuses on the use of private symbols. Private symbols क्या है? Private symbols are the special symbols created by particular writer in particular work or in a series of works, and that can be understood just with the help of the context. ठीक है, जो context है उसके द्वारा समझा जा सकता है। And W.B. Yeats, Ezra Pound, Dylan Thomas, Hart Crane, E. Cumming, Wallace Stevens, James Joyce, these writers comes among the category of symbolist writers in Britain. ठीक है, फ्रांस में ये डेवलप हुआ था एंड वहां से ये चल करके इंग्लैंड पहुंचता है। thereafter imagism, आपको मैंने बताया, imagism is a literary movement that uh, that was for a very short span of time. ठीक है, as movement it lives a very short span of time. It began in 1912 and ended in 1917. It begins with the desk images that was published in 1914, and before that in a collection that was published, the complete works of P. Hume, and the term was coined by Ezra Pound in 1912. 1912 में Ezra Pound ने इस टर्म को कॉइन किया। हेडाडू एंड एमी लॉवेल, विलियम कार्लोस विलियम्स, जेम्स जॉयस, टी.एस. इलियट का भी नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं। All these writers are imagist writer. It focuses on a very centered way of writing, means writing by use of very minimum words, means कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जब राइटिंग करें, means to the point writing, not the use of circumlocution or exaggeration, यानी कि बात को घुमा फिरा करके ना कहने के बजाय टू द पॉइंट कहना, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, ये चीजें इमेजिज्म में फोकस करती थी, और यही सारी बातें इमेजिज्म है, और बड़े शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट है। क्लियर? इसमें ये राइटर्स हैं, ये सिंबल्स हैं। अब देख लेते हैं अगर आपका कोई कमेंट है। मुझे नहीं लगता किसी का, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है नहीं, या कुछ पूछे नहीं, या पूछना नहीं चाहते। Just waiting for your question if you have any.
waiting for your questions or your responses if you have any. तो क्लास समाप्त की जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और कल नेक्स्ट टू शॉर्ट टर्म्स हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी। तो इस पर चर्चा। अच्छा, हरिप्रिया का एक क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे। तो नेचुरलिज्म क्लियर नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन इन अ सिंपल वे। चलिए नेचुरलिज्म तक आपको लेकर के चलते हैं और नेचुरलिज्म पर फिर से चर्चा करते हैं। ये रहा नेचुरलिज्म। ठीक है, बहुत शॉर्ट में इसको हम समझा देने की कोशिश करते हैं। पहली चीज सिंपल सा समझिएगा, नेचुरलिज्म इज एन आउटग्रोथ रियलिज्म। मतलब ऐसे समझिए कि नेचुरलिज्म रियलिज्म का ही एक जॉनरा है, रियलिज्म का ही एक टाइप है। ठीक है, दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, आर इनर बिहेवियर और आउटर बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स। क्लियर। 19th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ इन फ्रांस। ठीक है, एंड इसको जो बिगिन करने वाले जो प्रॉपर राइटर है, मेन राइटर है, उनमें सबसे बड़ा नाम है एमाइल जोला। ठीक है, एमाइल जोला एंड एमाइल जोला ने एक फ्रेंच आर्ट क्रिटिक है। ठीक है, उनके एक वर्क से इस टर्म को कॉपी किया, जिन्होंने कुछ पेंटिंग्स के एक्सप्रेशंस के लिए, पेंटिंग के विषय में बताने के लिए इन्होंने इस टर्म का यूज किया था। ठीक है, जिसको नेचुरलिज्म कहते हैं। लाइफ लाइक पेंटिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके विषय में बताने के लिए 1860s में उन्होंने नेचुरलिज्म वर्ड का यूज किया था। बाद में उसी टर्म को अडॉप्ट किया एंड एक एसे लिखा, एक्सपेरिमेंटल नॉवेल, जिसमें नेचुरलिज्म या नेचुरलिस्ट राइटिंग के विषय में कुछ बातें बताई। 3 बातें बताई उन्होंने। पहली बात कही कि एक तो एक्सपेरिमेंटल थिंग होना चाहिए, जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स को एक फिनोमेना मान करके उनकी स्टडी होनी चाहिए। कैरेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा उसका एक्सप्रेशन है, इस पर स्टडी होनी चाहिए। एंड दूसरा, उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि जो इनका एक्सपेरिमेंटल मेथड है नेचुरलिज्म का, वो रियलिज्म से डिफरेंट है। तीसरी चीज इन्होंने, तीसरी बात जो की, वो जो इनके क्रिटिक्स हैं उन पर इन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा उसके ऊपर पीछे का फैक्ट था। ठीक है, एंड अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स थे उसमें ऑब्जेक्टिविटी, पेसिमिज्म, सेटिंग, प्लॉट एंड ट्विस्ट। ठीक है, एंड डिटर्मिनिज्म। ये 5 जो है एलिमेंट्स होते हैं नेचुरलिज्म के, जिसके थ्रू कैरेक्टर्स की एनालिसिस पर फोकस किया जाता है, किसी फैमिली की एनालिसिस पर, कैरेक्टर के एनालिसिस पर इस टाइप की राइटिंग में फोकस किया जाता है। ठीक है, अब बेस्ट एग्जांपल्स में इसके आपको मैंने बताया था, सोल बिलो का है एडवेंचर ऑफ एगी मार्च। ठीक है, केट चॉपिंग का है अवेकनिंग। ठीक, एज आई ले डाइंग विलियम फॉकनर का है साउंड एंड फ्यूरी है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरलिज्म के। ठीक है, अब नेचुरलिज्म ऐसे समझिए कि जैसे नेचुरलिज्म इज काइंड ऑफ रियलिज्म। जैसे एक वर्क का नाम अगर आपने सुना हो कि एक था वर्क है, नॉवेल है, आर्टिस्ट एज एन यंग मैन। ठीक है, आर्टिस्ट एज यंग मैन, जेम्स जॉयस का नॉवेल है। तो उसमें एक कैरेक्टर के डेवलपमेंट का, उसका पूरा कैरेक्टर जैसे है उसकी स्टडी है। जैसे मिसेस डॉलवे है, तो मिसेस डॉलवे की जो थिंकिंग है पूरा उस पर डेवलप, उस पर पूरा फोकस है। ठीक है, तो कैरेक्टर की एक पर्टिकुलर डिस्कशन पर, पर्टिकुलर कंडीशन पर, उसके पर्टिकुलर बिहेवियर पर जब फोकस होता है, वो नेचुरलिज्म है। ठीक है, तो इतनी सी बातें थी नेचुरलिज्म में।
और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल और पढ़ेंगे इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास।